जम्मू कश्मीर में कठुआ के साथ अब डोडा में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी हमले के बाद कठुआ में सुरक्षा की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी ने एक बैठक की है, जिसमें सुरक्षा बलों के कई अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे और इस बैठक में आतंकी हमलों को रोकने और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर मंथन किया गया। कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे और 5 जख्मी हुए थे। उधर मुठभेड़ के बाद डोडा में सुरक्षा कर्मियों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो आज एक संयुक्त सुरक्षा बैठक हुई जिसमें खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, साथ ही साथ सुरक्षा बलों के उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। और अब सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ सर, मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूं आपका। और ये एक ऐसा मुद्दा है और ऐसी जगह पर दोबारा इस चीज को रिवाइव करने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान द्वारा हो रही है, जिसे अब से कुछ समय पहले तक आतंकवाद मुक्त बता दिया गया था। राजौरी का वो इलाका, डोडा, उधमपुर, कठुआ, ये वो तमाम इलाके जहां पर ये माना जा रहा था कि अब पीस प्रिवेल हो चुका है, यहां से अतिरिक्त फोर्सेस को हटा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से इसी चीज का फायदा आतंकवादी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी अब रिवील भी हो चुकी है। इसी के मद्देनजर ये जो सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई है, कितना महत्वपूर्ण इस तरह की बैठकों को माना जाए और इस तरह की बैठकों में क्या कुछ अमूमन निकलकर सामने आता है जिसे जमीनी सतह पर फिर इंप्लीमेंट किया जाता है? जी हाँ, इस बार खास बात यह है कि पीर पंजाल के दक्षिण में, पीर पंजाल के पश्चिम दिशा में ये अटैक हो रहे हैं, जो कि ना सिर्फ वहां पर एक हिस्सा एलओसी का पड़ता है और इंटरनेशनल बाउंड्री जो पंजाब की है पठानकोट से लेके जम्मू की तरफ वो भी पड़ जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस बार पंजाब पुलिस और जेएनके पुलिस एक साथ मिलकर ये सुनिश्चित करे कि बीच में कोई गैप ना हो। ऐसे भी जो सड़क जाती है, समझिए पठानकोट से जम्मू की तरफ और कठुआ की तरफ, वो कई जगह पर इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 8, 10, 12 किलोमीटर दूरी पर होती है। अच्छा। और और वहां पर काफी सारे नाले हैं, नदियों के सब्सिडरीज हैं, चौज हैं, जिससे कि आतंकवादी रात को घुस आने की कोशिश करते हैं। जो फेंसिंग है बॉर्डर पर, चाहे वो पंजाब का हिस्सा हो या जेएनके का हिस्सा हो, वो फेंसिंग भी, क्योंकि वहां पर टेरेन कुछ ऐसा है कि छोटे छोटे दर्रे हैं, खाइयां हैं, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, तो वो फेंसिंग जो है उसके नीचे से आसानी से निकलने की जगह मिल जाती है। एक और चीज क्या होती है कि बारिश के सीजन में वो फेंसिंग जो है वो कई बार शिफ्ट हो जाती है पानी के बहाव से। तो आतंकवादियों को एक मौका मिल जाता है कि रात के टाइम में वो भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की नजरों से छुपते हुए फेंसिंग के नीचे से अंदर आने। अब जो पिछले कुछ दिनों में ये लगातार हमले हो रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी जो हैं वो शायद चाहते होंगे कि आने वाले इलेक्शंस में जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनका ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाए। भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि प्रोविंशियल इलेक्शन हो जाए जम्मू एंड कश्मीर में अक्टूबर सितंबर तक। तो आतंकवादी अगर वहां पर सुरक्षा स्थिति में एक डाउट पैदा कर देते हैं, तो जो स्टेट एजेंसीज हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको भी चिंता हो जाएगी कि क्या वहां पर सेफ एंड साउंड एंड फेयर इलेक्शन करा पाएंगे कि नहीं। तो बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कराने के पहले चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ सीआरपी हो या स्टेट पुलिस हो, जिसमें कि बहुत बड़ा रोल पंजाब पुलिस का भी होगा, वो सिचुएशन को स्टेबलाइज करें। जी। साथ ही देवनाथ सर, अभी हाल ही में जो एनकाउंटर हुआ, 6 आतंकवादी उसमें मारे गए, उसके बाद फिर भी क्या वजह इसके पीछे हम माने? जाहिर सी बात है कि एक प्रीडोमिनेंट रीजन ये भी है पाकिस्तान का कि कश्मीर रीजन में, जम्मू रीजन में शांति को भंग किया जाए, लोगों के बीच जो डर और दहशत का माहौल है टारगेट किलिंग के द्वारा, उसे जिंदा रखा जाए। लेकिन नाउ व्हेन वी नो कि क्या पैटर्न है, घात लगाकर किस तरह से हमले हो रहे हैं, डीकेजी में भी
इस तरह से हुआ, फिर उसके बाद वायुसेना के काफिले पर भी इस तरह से हुआ, हाल ही में जो कठुआ में जिस तरह से 5 जवान हमारे शहीद हुए उसमें भी यही हुआ। तो नाउ वी नो द पैटर्न। हमें पता है कि जंगलों का सहारा लेके, गुफाओं का सहारा लेके, जैसे कि आपने भी कहा, उनका सहारा लेके ये इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं आतंकवादी। तो हमारी तरफ से क्या पॉसिबल स्टेप्स ऐसे उठाए जाने की अब जरूरत है? क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिटेलिएट तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मानने को ही तैयार नहीं है। जी हाँ, भारत आसानी से रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन फिलहाल भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान को पूरा मौका दे रही है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों को सुधारे और अपनी गलतियों को दोबारा ना रिपीट करे। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों को कि भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय का बहुत अहम रोल होता है इसमें। विदेश मंत्रालय जो है इन सारी इंटेलिजेंस इनपुट को जमा करके, खातों से जहां सबूत मिल रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान से आए हैं, जो कि बड़े आसानी से उनके जो कपड़े हैं, ड्रेस है, उसमें कभी कोई कागजात मिल जाते हैं। एक बार तो उसकी जो ड्रेस उसने पहनी थी उसमें पाकिस्तान का जो टेलर था उसी का निशान मिल गया। अच्छा। और अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि जो जूते पहन के आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, उसमें मेड इन पाकिस्तान या पाकिस्तान की किसी कंपनी का छाप मिल जाता है। तो इन सब एविडेंस को जमा करके डोजियर तैयार किया जाता है। विदेश मंत्रालय जो है पाकिस्तान एम्बेसी को, और हमारे जो पाकिस्तान में एम्बेसी है पाकिस्तान को देती है। तो पाकिस्तान को एक मौका मिल रहा है। जहां तक कार्रवाई की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीसीएस जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इस पूरे डेवलपमेंट पर बहुत पैनी नजर रखी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब वापस देश में आ गए हैं। और सीसीएस कभी भी, हमने पुलवामा के बाद अटैक किया था, बालाकोट स्ट्राइक की थी, उरी का भी हमने बदला लिया था। लेकिन भारत सरकार जो है पाकिस्तान को एक ढीला रूप दे रही है कि पाकिस्तान सुधर जाए। जी। साथ ही सर, ये तो बात हो गई उन फॉरेन टेररिस्ट की जो इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ आते हैं। जैसे अभी नौशेरा सेक्टर में भी बीती रात को इन्फिल्ट्रेशन की एक कोशिश को नाकाम किया गया है और एलओसी पर विस्फोट की भी आवाज़ें वहाँ पर आई, और वहाँ पर भी अब नौशेरा में भी जो है सर्च अभियान चलाया गया है कठुआ, राजौरी, डोडा के बाद। लेकिन कितना बड़ा चैलेंज OGWs को माना जाए, उस लोकल सपोर्ट को माना जाए जो इन टेररिस्ट को कुछ चंद पैसों के लिए दिए जाते हैं। क्या उन लोगों के लिए पॉसिबल स्टेप्स है? आतंकवादियों से तो आप, उनकी इन्फिल्ट्रेशन से तो हम आधुनिक तरीके से निपट लेंगे, लेकिन अपने लोगों को किस तरह से समझाया जाए, उन लोगों को किस तरह से बताया जाए कि हालांकि 10 में से वो 2 ही होते हैं, लेकिन उन 2 के चलते, उन 2 के फिसलने के चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है, तो वो कितना बड़ा चैलेंज है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी एजेंसीज और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, LIU है, ये सब बहुत पैनी नजर रखती है। विलेज डिफेंस कमिटीज जो हैं उनको आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं। इंटेलिजेंस के लिए जो वहाँ चरवाए हैं, बकरवाल हैं, वो भी कभी कभी आकर सूचना देती हैं। दिक्कत ये है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी हैं और हमारा ऑपरेट करने का तरीका ऐसा है। मैं खुद JNK में 4 साल था। हाँ जी। कि हम किसी भी सिविलियन को बेवजह तंग नहीं करना चाहते हैं। तो थंब रूल ये है कि भले ही एक ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो छूट जाए, लेकिन एक इनोसेंट सिविलियन या उसके परिवार को, रिश्तेदार को हम तंग नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए एक चाहे ओवरग्राउंड वर्कर हो, अंडरग्राउंड वर्कर हो, उनके सिंपैथाइजर्स हो या उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने वाले लोग हों, उनके ऊपर हाथ तभी डाला जाता है जब 2-3 अलग अलग सोर्सेस से ये कंफर्म हो जाता है कि वो इस तरह के देशद्रोही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जहां पे ये हमें डाउट होता है कि उसका परिवार वहां पर है, उसके माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप होंगे, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, हम बहुत केयरफुल्ली हाथ डालते हैं ताकि परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। जी। और सर, इस चीज को क्या हम ऐसे भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब कोई टेरर अटैक होता है या कोई मुठभेड़ होती है, पूछताछ के लिए बहुत सारे लोगों को डिटेन किया जाता है शक के बिना पर।
तो ये एक गलत मैसेज जनता के बीच जाता है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हम ग्राउंड से भी खबरें कवर करते हैं, हमारे नुमाइंदे वहां पर रहते हैं, तो जो इनपुट्स हमें मिलते हैं उसके मुताबिक लोगों के बीच एक ये मैसेज कि बेवजह तंग किया जा रहा है, जिसका आप जिक्र करें कि एक OGW भले ही छूट जाए लेकिन बाकी इनोसेंट लोगों को परेशान ना किया जाए, मेंटली उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है, जो कि जरूरी है, इस तरह से सेना के प्रति लोगों के मन में एक एजिटेशन भर जाती है, ग्रामीणों के मन में एक एजिटेशन भर जाती है। उस चीज से निपटना भी एक कम चैलेंज नहीं है। जी हाँ जैस्मिन, आपने बहुत सही फरमाया। ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और जो बेसिक ट्रेनिंग हमें दी जाती है वो बहुत क्लियर है कि लोगों को ऐसे नहीं उठाना है। सिक्योरिटी फोर्सेस तभी उठाएंगी जब लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम SDM लेवल पर, DM लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो। आर्मी या BSF, CRPF या JNK पुलिस ऐसे ही गांव में घुस के किसी को आमतौर पर अरेस्ट नहीं करती है। एक और चीज जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर एक आध, जैसे अभी हमने 24 लोगों को कस्टडी में लिया है पूछताछ करने के लिए। देखिए, हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि इनकी देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। इनके जो रिलेटिव्स हैं वो अगर थाने के बाहर आके बैठे हैं तो उनसे इनका कांटेक्ट, मिलाप होना चाहिए। अच्छा। रिश्तेदार और जान पहचान के उनके जो दोस्त हैं, माताजी पिताजी, वो आके थाने के बाहर अगर बैठ जाते हैं तो हम उनको भगाते नहीं हैं, वरन उनको ये भरोसा देते हैं कि आपका बच्चा जो है, आपका बेटा या आपका जो हस्बैंड है थाने के अंदर है, सेफ है, हम उसको किसी तरह की यातना नहीं दे रहे। और तो और पुलिस जो अधिकारी हैं, SHOs हैं, उनको ये भी पावर दी गई है कि अगर वो चाहें तो जिसको भी पूछताछ के लिए, देखिए पूछताछ का मतलब ये नहीं है कि हम उस पे शक कर रहे हैं। पूछताछ का मतलब ये है कि हम जानकारी चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं। हो सकता है उसको कुछ सरसराहट हो किसी इंफॉर्मेशन की, तो SHS को बहुत ब्रीफ किया जाता है कि उनको चाय पानी दिया जाए, उनको एक स्नैक्स दिया जाए, लंच के समय में लंच दिया जाए, डिनर के समय में डिनर दिया जाए, और जहां तक हो सके उनको 5 मिनट का समय दिया जाता है कि वो थाने के अंदर रहते हुए अपने वाइफ से, बहन से, माँ से बात कर लें, ताकि उनको भरोसा हो कि उनको तंग नहीं किया जा रहा। और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे ही उनको रिलीज कर दिया जाता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, DM, SDM, मजिस्ट्रेट, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत है इस पूरे कहानी में, और वो एक हेल्दी चीज भी है, ताकि पुलिस की और आर्मी के ऊपर कोई छवि धूमिल ना हो। हम क्या करते हैं, ग्राम के जो पंचायत हैं, विलेज के जो सीनियर्स हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और बताते हैं कि आप चिंता ना कीजिए, आपके बच्चे को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जल्द से जल्द उससे कुछ जानकारी हासिल करके उसको छोड़ देंगे। तो एक बड़ा हार्ट एंड माइंड का गेम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हार्ट एंड माइंड का गेम है। और हाल ही के कुछ सालों में सेना और पुलिस में इस चीज़ को इनकलकेट किया गया है कि लोगों के सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक भी पहुंचना है, ताकि इस तरह के ऑपरेशंस जो चलाए जाते हैं, जो सर्च अभियान चलाए जाते हैं, आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए मदद मिल सके। सर, एक सवाल और लेना चाहूँगी, क्योंकि ये सुगबुगाहट है, ये स्पेकुलेशंस हैं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पीर पंचाल के सदन में टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड जिस तरह से ये डिस्टर्बेंस देखी जा रही है, ये कितनी बड़ी हिंड्रेंस साबित हो सकती है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो लोगों ने बेखौफ होकर मतदान किया, सारे रिकॉर्ड टूटे। क्या हम विधानसभा चुनावों में भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, विधानसभा चुनाव के टाइम पे सेंट्रल फोर्सेस और ज्यादा एडिशनल डिप्लॉय होने वाली हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम मिनिस्ट्री को अपनी रिक्वायरमेट दे दी हैं। अच्छा। एक सेकंड आकलन फिर से अगले महीने किया जाएगा, तो अगस्त तक पूरी तैयारियां हो जाएंगी। अगर रिक्वायर्ड है तो सेंट्रल फोर्सेस जैसे CRPF या BSF की एडिशनल टुकड़ियां दूसरी जगह से लाके डिप्लॉय की जाएंगी, और जो स्टेट पुलिस है, पंजाब पुलिस से भी हेल्प ली जाएगी, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड पुलिस से भी हेल्प ली जाएगी, कि वहां की जो पुलिस फोर्सेस हैं वो भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के मातहत आकर जम्मू, कठुआ, पुंछ, नौशहरा एरिया में हमें एरिया डोमिनेशन में मदद करेंगी। जी ठीक है देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से न्यूज़ 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और बहुत आसान शब्दों में इस खबर से जुड़े तमाम पहलू दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर